डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत और लेसन 7 होगा। पहले इसका मैं एक पार्ट करा चुकी हूँ, अब आगे है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए कार्य करते थे। और बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम भी करते थे। जिन दिनों में मतलब कि ये युद्ध शुरू हो जाता था किसी राजा का आपस में दूसरे राजा से, तो ये वहाँ पर खाद्य सामग्री जो खाने पीने का सामान है उसको पहुँचाते थे। और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे 7वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी अपना सामान बेचने के लिए। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे के जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नृतकों, गायकों, अन्य तमाशबीनों की जातियां भी थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इफाजा हुआ, यानी कि उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई थी। वे हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों के में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि करने वाले क्षेत्रों में। और यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद होते उत्तर पश्चिमी सीमा की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से के गहराई से संबंधित हैं। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्सों के 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सबसे नज़दीक से एक नज़र गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। और विशाल गोंड जाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। और जिस समय दिल्ली में सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय ये बड़े बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था और ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे।
जिन्हें 84 कहा जाता है। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में परिविभाजित हो रहा था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए, और गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंटका के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साहल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में हासिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा, और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग पर अपना कब्जा ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। ओम जो थे लोग मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भुइया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने छुट्टियों 1523 और कोच हो आजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। ओम का बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ, और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। धन्यवाद।